सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो खबरों का करें सबसे पहली खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो फंसे हुए 11,000 नाविक हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र ने ली है। हाँ, यूनाइटेड नेशन आगे आया है और यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वो जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तकरीबन 11,000 के आसपास जो नाविक फंसे हुए हैं, ज़्यादातर कमर्शियल जहाज़ों के ऊपर ये नाविक हैं, उनको निकाला जाएगा। और इसमें देखिए, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल सी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएमओ कहा जाता है, वो उसने ये कहा कि खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ एरिया में जो 11,000 से अधिक जो लोग फंसे हुए हैं, उनको हम निकालेंगे। और उसमें ये आपको पता ही है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसकी वजह से फंस गया था। आईएमओ के जो सेक्रेटरी हैं, डोमिंगुएज, उन्होंने ये कहा है कि ये बड़े पैमाने का अभियान ईरान, ओमान, अमेरिका और बाकी के जो ऐसे मुल्क हैं, जो खाड़ी के जिनका तट लगता है, उनके सहयोग से किया जाएगा। पिछले हफ्ते एक इंटरनल समझौता भी हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, जिसके ऊपर अमेरिका, ईरान दोनों ही राजी हो गए थे। और इसमें जो इंटरनेशनल जो आईएईएम ई है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, वो भी इसकी निगरानी करेगी। तो खैर, यही है। इसमें देखते हैं कि कैसे स्थितियां रहती हैं, क्योंकि आप देखें तो कई मुल्कों के जो चीफ हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन लोगों ने कई बार यूनाइटेड नेशन में इस इशू को उठाया था कि जो वहाँ पर नाविक फंसे हुए हैं, इंडिया के तो बहुत सारे नाविक फंसे हुए हैं, तो उनको निकाला जाए। इवन नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बोला जब उनकी मुलाकात हुई। तो काफ़ी ये इशू था। अभी तो यही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये अमेरिका ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे जो आपको ध्यान होगा, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉर पावर एक्ट अमेरिकी सीनेट में पास किया गया है। उसको लेकर हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरान को लगभग हरा ही दिया था, वह हार मानने को तैयार था और हमें लगभग सब कुछ देने को राजी था। दशकों में पहली बार वो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति यानी मेरा बहुत सम्मान कर रहे थे, लेकिन तभी अमेरिकी सीनेट ने वॉर पावर एक्ट पर एक बेवकूफ़ी भरे समय पर और बेकार वोटिंग करवा दी। खैर, इससे दुनिया में आतंकवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने वाले देश को संदेश गया कि अमेरिका को मेरी कार्रवाई पसंद नहीं है और मुझे इसे रोकना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद की है। खैर, ये एक 4 जो रिपब्लिकन्स हैं, उनके ऊपर डेमोक्रेट्स का साथ देने के लिए उनको लूजर्स कहा है। ये कहा उन्होंने कि 4 रिपब्लिकन लूजर्स ने डेमोक्रेट का साथ दिया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इस सब का क्या मतलब है। खैर, इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह पूरा करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा अपना काम पूरा करता हूँ। तो जो एक हिसाब से जो प्रस्ताव को जिसको मंजूरी दी गई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मिलिट्री जो कार्रवाई रखने से पहले कांग्रेस की स्वीकृति लेने का, परमिशन लेने का जो निर्देश दिया गया है। तो ये भी एक एक अपडेट थी। मतलब अपडेट्स बहुत सारी हैं। अब जैसे आप देखिए कि आज इंडिया के जो जो एम्बेसी है ईरान में, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की। उन्होंने भी कहा कि भारतीय नागरिकों को उनकी सेफ्टी को लेकर, और ये कहा कि आप जो इलाके के में गैर जरूरी यात्राएं हैं, उनसे भी बचने की हिदायत दी। तो काफी अपडेट आज इसके इर्द गिर्द रही। तो खैर, इवन शहबाज शरीफ ने जो वो पूरा डिबेट चल रहा था कि भाई ईरान के पास मिसाइलें नहीं होनी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी एक स्टैंड लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे देशों के पास मिसाइलें और ईरान के पास ना हो। तो ये कुछ कुछ अपडेट थी इस सारे के बीच में। जी।
और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की करते हैं। कल से खासा चर्चा में बने हुए हैं मोहन यादव, क्योंकि एक खुलासा हुआ है कि एक नए निकल रहे हाईवे के पास उनके रिश्तेदारों की ज़मीन, उनके रिश्तेदारों के नाम पर, उनके खुद के परिवार के नाम पर बहुत सारी ज़मीन है, और कांग्रेस ने इसका खुलासा किया है और भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। देखिए 168 एकड़ जमीन जो सीएम मोहन यादव हैं, उनकी जो नए सेट मास्टर प्लान बन रहे हैं अभी शहरों के हाईवेज के, उनके इर्द-गिर्द उन्होंने खरीदी हैं। जब खरीदी तो 2023 में वो बहुत कम पैसे की थी, मतलब 2024 में, और अब उनकी घोषित कीमत तकरीबन मतलब 45-50 करोड़ रुपए की हो रखी है। तो घोषित कीमत है ये मतलब आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा होगी। तो ये है, और इसमें मतलब सारे ऐसे इलाके हैं जो कि गंगेडी, उन्हेल, चंदेसरा, जहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़ोन वग़ैरह बनाई जानी है। कहीं पे जो रियल एस्टेट, जो घर वग़ैरह जिसको बनाते हैं, सेक्टर वग़ैरह काटते हैं, वो बनने हैं। कहीं पे उज्जैन-नागदा हाईवे का काम होना है, और हाईवे के दोनों तरफ लगातार लंबी लाइन में 29 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है। कहीं पे 51 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है, जहाँ पे उज्जैन का जैसे मास्टर प्लान बना रखा है। उज्जैन बड़ा शहर है, तो वहाँ पर ज़मीन खरीद रखी है। तो ऐसे ज़मीनें खरीद रखी हैं, तो इसको लेकर ही ये सवाल उठ रहा है। परिवार ने भी अपना पक्ष रखा कि वो तो भई हम तो रियल एस्टेट का कारोबार पहले से ही करते हैं, ये तो हमारे हमारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ़ मामला इतना भर होता तो गुरप्रीत बात चली जाती। आपको मैं एक सबसे खराब बात वो लगी मुझे कि 500 करोड़ रुपए की एक ज़मीन है, उसको जो मुख्यमंत्री का जो एडवाइज़र है, उसके ट्रस्ट को ₹1 के हिसाब से दे दी है। मतलब 500 करोड़ रुपए की ज़मीन हो, और उसको सीएम, और इनके गृह ज़िले का ही मामला है, मतलब इनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही, जो इसके खास इसका चमचा है मोहन यादव का, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, उसको ₹1 के हिसाब से लीज़ पे दे दी 99 साल के लिए। इसको आप कैसे देखेंगे भाई? तो ऐसे-ऐसे कारनामे इन्होंने कर रखे हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। हालाँकि मोहन यादव ने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी ब्रेक की थी कि ये स्टोरी झूठी है और वो एफआईआर करवाएँगे। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये इनका चरित्र उजागर हो रहा है, जो कह रहे थे कि ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। देखिए कि कैसे खाया जा रहा है और कैसे खा रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही आईएएसों का भी पूरा भंडाफोड़ हुआ था। तकरीबन 37 आईएएस अफ़सर ऐसे थे जिन्होंने शहरों के मास्टर प्लान्स या हाईवेज़ के इर्द-गिर्द ज़मीनें खरीद रखी थी। तो मतलब क्योंकि ये पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, और यही उस जहाँ पे इनको डेवलपमेंट करनी होती है, वहीं जाके पहले ज़मीनें ये खरीद लेते हैं, और बिल्कुल। सस्ते में खरीदते हैं और फिर खूब मुनाफ़ा कमाते हैं। ये सेम बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला है। आपको एक स्टोरी बताई होगी, रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे गुड़गाँव में एक किसान से 3 करोड़ रुपए के हिसाब से 2.5 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, और फिर वो डीएलएफ को 54 करोड़ रुपए के हिसाब से बेच दी थी। तो सेम वैसा-सा ही मामला है। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात कतर की करते हैं। कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाका हुआ और 12 के करीब भारतीयों की जान जाने की खबर है। हालाँकि ये खबर पहले ऐसे ही बताई जा रही थी कि टोटल 13 मौतें हुई हैं, उनमें से कुछ भारतीय हैं, कुछ नहीं। अब तो तकरीबन 12 भारतीयों की खबर सामने आ रही है, और इसको बताया क्या जा रहा है, ये इंसिडेंट है एक, या फिर एक कुछ और है इसके पीछे? देखिए, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में ये एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। कतर की रास लाफान है, और यहाँ पर 13 लोगों की मौत हुई, जिसमें 12 भारतीय हैं। तो खैर जी। इंडियन एम्बेसी ने भी पुष्टि की है कि हाँ, 12 लोग भारत के काम करने वाले हैं, और ये सब मतलब आपको पता ही होगा कि कतर में इंडिया की लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 8 लाख के आसपास इंडियन जो हैं वो कतर में काम करने के लिए जाते हैं। तो इंडिया की एम्बेसी कह रही है कि हम कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि जो घटना में प्रभावित भारतीय नागरिक हैं, उनके परिवारों को हर संभव मदद दी जा सके, और मृतकों के जो शरीर हैं, वो जल्द से जल्द भारत भिजवाए जा सकें। तो ये एक खबर थी, और इसमें 13 में से 12 भारत के थे और 1 पाकिस्तान का नागरिक था। तो 13 के 13 वैसे मतलब आप कह सकते हो कि प्रवासी मज़दूर ही थे, प्रवासी कामगार थे, और 66 के आस-पास इसमें ज़ख्मी हुए थे। तो काफ़ी बड़ी घटना थी ये। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
इससे आगे बढ़े तो बात यूरोप की करते हैं। यूरोप में लगातार हीट वेव अपना कहर दिखा रही है, यहाँ तक कि वहाँ लोग हीट हीट से बचने के लिए पानी वाली जगहों पर जा रहे हैं और डूबने से लोगों की मौतें होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कुछ देशों ने तो रेड अलर्ट तक जारी किया है। देखिए अल नीनो ईयर है और अल नीनो ईयर का असर दिख ही रहा है हमें। यूरोप में हीट वेव का कहर दिख ही रहा है। जैसे सबसे ज्यादा तो प्रभावित फ्रांस, स्पेन और इटली हैं। स्पेन में तो कई जगहों पे 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर भी है। और मतलब हालांकि मतलब इंडिया की हीट के हिसाब से उतना नहीं है। अब जैसे फ्रांस में औसतन 30 डिग्री के आसपास रह रहा है और जून के महीने में एक ये बताया जा रहा है कि ये अब से सबसे गर्म दिन माने जा रहे हैं। और बाकी के जो मुल्क हैं वहाँ पर भी जैसे इटली हो गया, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने जा रही हैं। फ्रांस के पेरिस में हीट वेव के दौरान ठंडक पाने के लिए जो कैनाल है वहाँ पे, कैनाल सेंट मार्टिन, उसमें लोग तैराकी कर रहे हैं। स्पेन के मैड्रिड में भी फव्वारों के नीचे लोग नहा रहे हैं क्योंकि 40 डिग्री के आसपास वहाँ पे हो रखा है। इटली के फ्लोरेंस में 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, तो वहां पर भी रेड हीट वेव का अलर्ट जारी है। तो वहां पर भी देख रहा हूँ मैं कि फव्वारे चलाए जा रहे हैं, वो स्प्रिंकल किए जा रहे हैं। तो खैर इंग्लैंड में भी मतलब हीट वेव तो नहीं चल रही, लेकिन इंग्लैंड में ये मान के चलो कि गर्मी ज्यादा है और 1 हफ्ते से ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। आप सही कह रहे हैं कि कई जगह पे भाई अलर्ट भी जारी किए गए हैं कि आपको तैराकी आती है तभी आप पानी में नहाने जाइए। और कई जगह पे बैन भी किया गया। खैर वो तस्वीरें हम यूरोप की देख ही रहे हैं, लगातार ट्विटर वगैरह पे और फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे हमारे सामने आ ही रही हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो आखिरकार संयुक्त राष्ट्र का बयान देखने को मिला है इजराइल के खिलाफ। बोल रहे हैं कि इजराइल ने फलस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाकर गाजा में नरसंहार किया है। देखिए जो गजा में जो हुआ है, इसराइल ने जो किया है वो आपको आपको हमको उसकी सच्चाई पता है। ठीक है। लेकिन आप ये हमें भी पता है कि इज़राइल का समर्थन बहुत सारे जो मुल्क हैं, मतलब इवन अमेरिका से लेकर और बड़े-बड़े मुल्क सब करते रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशन की डाँट फटकारों के बावजूद इज़राइल कहाँ मतलब माना। इज़राइल तो अभी भी मतलब बहुत सारे जैसे साउथ लेबनान को लेकर अभी भी जो इज़राइल है वो अजीब-अजीब, अलग-अलग किस्म की अजीब-अजीब हरकतें कर रहा है, वो दिख ही रहा है। तो देखिए ये चीज़ें तो सामने हैं, हम सबके सामने हैं कि गज़ा में कितना बुरी तरीके का जो नरसंहार है, वो कहीं न कहीं किया गया। और उसके एवज़ में मतलब आपको जैसे एक संयुक्त यूनाइटेड नेशन की इस जाँच रिपोर्ट को ही देख लें आप, तो 94 पेज की जाँच रिपोर्ट है और इसमें ये बताया गया है कि 2 सालों के अंदर-अंदर गज़ा में कम से कम 21,000 बच्चे, मतलब 20,179 बच्चे मारे गए हैं। तो जी। मतलब सवा 20,000 बच्चे मारे गए और 44,000 बच्चे घायल हुए हैं, जो कि काफ़ी मतलब गंभीर तौर पर घायल हैं। तो अब जो घायल हुए हैं, आपको पता है कि किसी हम वीडियोज़ देखते ही थे गज़ा की, कि किसी बच्चे की आँख चली गई, किसी का हाथ चला गया है। तो अब एक बात बताओ, 20-20 हज़ार बच्चे मारे जाएँगे तो इसको जेनोसाइड कहेंगे या नहीं कहेंगे? जेनोसाइड तो था ये। और इस रिपोर्ट में ये साफ पता लग रहा है कि फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। तो क्रूरता आप इज़राइल की देखिए, मतलब हम कहने को 21वीं सदी में हैं और अ, स्थिति ये है कि हम छोटे-छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ज़हरीले जो बम होते हैं, वो छोड़ रहे हैं, वाटर बम छोड़ रहे हैं, गैस बम छोड़ रहे हैं। ऐसे आपको जैसे तकरीबन आपको ध्यान हो कि एक खबर हमने 1 डेढ़ साल पहले की थी, जिसमें एक ऐसा बॉम्ब इज़राइल की तरफ से छोड़ा था, जो टेम्परेचर ही 2900 डिग्री तक ले जाता है, जिसमें हड्डियाँ तक इवैपोरेट हो जाती हैं। आदमी इवैपोरेट ही हो जाता है। तो ऐसी-ऐसी स्थिति इज़राइल ने क्रिएट की है गज़ा में बच्चों को, कि आप क्रूरता तो आप देखिए। इस रिपोर्ट को सबको पढ़ना चाहिए। रिपोर्ट का टाइटल है द सेंस ऑफ चाइल्डहुड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। और इसका मतलब 94 पेज की रिपोर्ट है। ये आप ज़रूर टाइप करके गूगल पे पढ़िए। द सेंस ऑफ चाइल्डहुड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो इज़राइल की जो क्रूरता है,
फ़लस्तीन में, गज़ा में, वो आपको दिखेगी। उसमें जानबूझ के निशाना बच्चों को बनाए जाने के स्पष्ट पैटर्न आपको दिखेंगे। और उस समुदाय को ही, पूरे फ़लस्तीनियों को ही ख़त्म कर देने की ये एक एक साज़िश के तौर पे आपको दिखेगा। यानी कि फ़लस्तीनी एक भी बचा बचा ही ना रहे। और आपको थोड़ा और भी बहुत ऐसे घिन आएगी कि बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के थे, उसमें तकरीबन 5,000 के आस-पास बच्चे मारे गए हैं। तो काफ़ी काफ़ी क्रूरता, और 420 तो ऐसे थे जिनका जन्म ही हुआ था। तो बहुत, और मारे जाने वालों में मतलब टोटल जो जितने लोग मारे गए हैं, उनमें 30% बच्चे मारे गए। तो ये युद्ध अपराध तो इज़राइल ने किया है। और 21,000 बच्चे ऐसे हैं जिनमें स्थायी विकलांगता देखी जा रही है। स्थायी विकलांगता आप समझते हैं? मतलब हड्डी की चोट, अंधापन, सुनने की क्षमता खत्म हो जाना, या फिर बुरी तरह जलने के कारण जो विकार शरीर में पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी जा रही हैं। तो ये रिपोर्ट बहुत दिल दहला देने वाली है, और बहुत क्रूरता इज़राइल ने फ़लस्तीन में दिखाई। बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो बीते 3 सालों में वन भूमि पर 28 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई है। ये रिपोर्ट सामने आई है। हालाँकि ये जो जंगल काटा जाता है उसके एवज़ में लगाने भी होते हैं दरख्त, वो कभी लगाए भी जाते हैं? देखिए गुरप्रीत, माँ, जैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस किस्म का ड्रामा करते हैं कि माँ के नाम के एक पेड़, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना खूबसूरत विचार है, लेकिन जो ऑलरेडी वृक्ष, पेड़ बड़े होके वृक्ष बन गए हैं, उनको बचाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आपको देखना होगा कि सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर 28 लाख जो पेड़ थे वो कत्ल किए गए। कहीं पे खनन के लिए मंजूरी दी गई, कहीं पे माइनिंग हो रहा, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे अडानी के लिए हसदेव का जंगल साफ करवा दिया गया। तो ऐसी घटनाएँ हैं। और मतलब कहीं प ज़्यादातर माइनिंग को लेकर, हाइड्रो पावर्स के लिए, और जो इंडस्ट्रियल जो बड़े-बड़े अंबानी के जो बड़े-बड़े परियोजनाएँ हैं, उनके लिए पेड़ काटे गए हैं। तो काफ़ी काफ़ी बड़े नंबर में पेड़ काटे। माइनिंग के लिए अकेले अकेले 13.5 लाख पेड़ काटे गए हैं। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, और छत्तीसगढ़ में ही हसदेव जंगल था, और वहीं पे ही वो जो अडानी है उसको खदानें मिली हुई थी, उसको परियोजनाएँ मिली हुई थी। तो काफ़ी काफ़ी खतरनाक रहा है। और इवन आपको ध्यान हो, 2016 से 2019 के बीच में, उस समय भी तकरीबन 70 लाख के आसपास पेड़ काटे गए थे। तो बहुत, भारत इस मामले में बहुत बेशर्मी दिखा रहा है। और लगातार जो भारत का फॉरेस्ट कवर है वो सवालों के घेरे में रहता है, कि भारत का फॉरेस्ट कवर बहुत तेज़ी से गिरता हुआ दिखता है। जी। और इससे आगे बढ़ें तो बंगाल में अब मिड डे मील से अंडा हट जाएगा। टीएमसी का हमला के बंगाल पर शाकाहारी थोप रही है बीजेपी। वैसे तो ये चल ही रहा है। देखिए, मिड डे मील से अंडा हटाना बीजेपी द्वारा ये पहली बार नहीं हो रहा। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश, हालाँकि उस समय तो हम बहुत छोटे थे। जब मतलब पत्रकारिता की शुरुआत ही कर रहे थे, उस समय की बातें हैं। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो उन्होंने सबसे पहले अंडा हटाया मिड डे मील से। और मिड डे मील हटा से अंडा हटाया गया, तो और उसके बाद जो चावल वगैरह जो ये सब दिए गए, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि ये क्या बात है, कि आपकी जो प्रोटीन की पूर्ति है वो कैसे पूरी होगी। अब आप एक बात बताइए कि मैं और आप, हम तो चलो ठीक है कि पढ़ लिख गए, थोड़े पत्रकार हो गए, मतलब जो भी आम समझदार आदमी, उसको तो पता है कि प्रोटीन के सोर्स बहुत लिमिटेड हैं भारत में। मतलब आपको चिकन में प्रोटीन मिलेगा, आपको एग, जो फाइनेस्ट प्रोटीन मैं कह रहा हूँ, जिसमें बहुत आसानी से शरीर को प्रोटीन मिल जाता है, उसमें अंडे में प्रोटीन मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा। बहुत कम चीजें हैं मतलब कुल मिला के। अब दूध की स्थिति भी हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, कि एक एक 1 लीटर दूध में 19 लीटर पानी मिला के 20 लीटर की बाल्टी में बच्चों को परोस दिया जाता, तो उसमें क्या ही प्रोटीन, पानी पिलाया जा रहा है बेसिकली, सफेद रंग का वो दिखता है। अंडा, क्योंकि अंडे में कोई मिलावट हो नहीं सकती, और एक अंडे में तकरीबन 6 से 8 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो अगर एक अंडा भी दिया जा रहा है तो 8 ग्राम बच्चे को प्रोटीन तो मिल जा रहा है। ठीक है। अब अंडा बंद कर रहे हैं, शाकाहार। अब ठीक है कि शाकाहार, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लोग वीगन से वेजिटेरियन, वीगन, ये सब बहुत कंसेप्ट चलते हैं, आप और हम देखते ही हैं। लेकिन जीवन की असली सच्चाई आपको हमको पता है।
मतलब जब हम हमारे जैसे लोग जो सिटिंग जॉब करते हैं उनको भी जब अपना वजन कम करना होता है तो हम लो कैलोरीज और हाई प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट होते हैं। उसमें हम रात को चपातियाँ, सब्जियाँ खाना छोड़ते हैं, फाइबर खाते हैं थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर हम चिकन ब्रेस्ट या अंडे खाते हैं, पनीर खाते हैं। तो तो आप अंडे और चिकन ये सब किस लिए खा रहे होते हैं? आप और हम इसलिए खा रहे होते हैं हमारा वज़न कम हो जाए, प्रोटीन से मसल्स को ताकत मिले, हमारी जो मसल हैं वो कम ना हो, बोन डेंसिटी कम ना हो, ये सब हम इसलिए कर रहे होते हैं। ये एक हकीकत है, ये सच्चाई है इंसानी शरीर की कि जो जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जी, पूर्ति कहीं न कहीं एग से और चिकन से ही होती है। अब शाकाहार तो थोप रहे हैं। भारत में शाकाहार थोपने का जो मामला है वो बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है, 100 साल से हम देख ही रहे हैं। इवन जी, हरियाणा में बहुत इसका प्रचार किया गया और घरों में अब हम देखते हैं कि ज़्यादा शाकाहार है। पंजाब में भी आप देखेंगे तो माझे का जो रीजन है, माझा जो इलाका है, वहाँ पर तो आपको दिखेगा कि घरों में मुर्गा या बकरा बन रहा होता है। मालवे में ये थोड़ा-सा कम हुआ, मालवे में बहुत किस्म के प्रचार है। हालाँकि वो जो प्रचार चला हिंदुत्व की राजनीति का, शाकाहार का, उसका असर हरियाणा में ज़्यादा हुआ, पंजाब में नहीं हुआ उस हिसाब से। तो ये दिखता है। अब शरीर आपको पता ही है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो मामले होते हैं बच्चों में, यानी कि उम्र के लिहाज से वज़न का कम रहना, उम्र के लिहाज से बच्चे की हाइट कम बढ़ना, वो सब इसी कुपोषणों के कारण ही है, अल्पपोषण के कारण ही है। और प्रोटीन सबसे मेन सोर्स है हमारी मसल शरीर की ग्रोथ के लिए। बच्चों की थाली से, पोषण की थाली से वही हटाया जा रहा है, तो ये आप हिसाब ही लगाइए कि कितनी बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में हमारे हालाँकि पत्रकार दोस्त पवन जायसवाल, उनकी मृत्यु तो हो गई है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की थी कि नमक के साथ मिड डे मील में चावल खिलाए जा रहे थे। तो ये जो ऐसे काम की चीज़ें हैं जिससे इंसान बच्चों के शरीर में ग्रोथ हो रही हैं, उनको हटा के और ये फिर ऐसे ही चीज़ों पे शिफ्ट करेंगे। नमक के साथ रोटी दे दी, चावल दे दिए और 1 लीटर दूध में 19 लीटर पानी मिला दिया। अंडे में मिलावट संभव नहीं है, तो इनको थोड़ा मुश्किल हो रही है शायद घपला करने में। इसलिए मेरे को लगता है कि ये सब किया जा रहा है। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बात करें तो ई20 पेट्रोल की बात करते हैं, एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को लेकर अभी बीते दिनों से काफ़ी मामला बना हुआ है। इसको लेकर अभी एक वीडियो खासी वायरल हो रही है, खासे व्यू बटोर रही है, जिसमें फ्यूल टैंक के पास चींटियाँ घूमती हुई दिखाई दे रही हैं और वो भी 1-2 नहीं, काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसे वहाँ कुछ मीठे वाली चीज़ हो। तो इसको देखकर काफ़ी लोग एथेनॉल से इसको जोड़ रहे थे और इस पर सरकार ने कुछ कहा है। क्या वर्ज़न है सरकार का? देखिए वो वीडियो हमने भी देखी इंस्टाग्राम वगैरह पे, एक्स पे काफ़ी वो घूमी। उसमें देखा कि एक गाड़ी है और गाड़ी में गाड़ी के जो पेट्रोल टैंक है उसके आसपास चींटियाँ हैं। और उसके बाद यूज़र्स ने सरकार को, नितिन गडकरी को ट्रोल करते हुए कहा कि देखिए कि गन्ने के रस के कारण जो चींटियाँ हैं वो पेट्रोल को भी पीने के लिए पहुँच गई हैं। सिर्फ़ गाड़ी के इंजन खराब नहीं हो रहे, अब तो चींटियाँ भी इस पेट्रोल की भूखी हो गई हैं। तो अब उसमें देखिए गन्ने का जो रस है वो सीधा पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता, ये तो बात आपको पता ही है। एथेनॉल बनने की प्रक्रिया अलग है। लेकिन एथेनॉल जब बनता है तो उसमें आपको पता ही है कि कितने बड़े लेवल का पानी खर्च होता है। 1 लीटर एथेनॉल बनने में ही तकरीबन 100 लीटर से ज़्यादा पानी खर्च होता है। तो वो एक बहुत बहुत कॉस्टली प्रक्रिया भी है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं इथेनॉल को मिक्स करके। ये सब चल रहा है और गाड़ियों के इंजन बंद पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां तो भारत में, जो खासकर पुरानी गाड़ियां, वो ई20 पेट्रोल के लिए बनाई नहीं गई थी, लेकिन जी। उनमें जबरदस्ती डाला जा रहा है। और अब तो ई30 तक, ई20 नहीं, अब तो ई30 30% एथेनॉल मिक्स करने तक नितिन गडकरी कह रहे हैं। तो बड़ा अजीब स्थिति है। और नितिन गडकरी के बेटों की एथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं, तो ये अपने आप में ही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखता है कि बाप परिवहन मंत्री हैं देश के, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो एथेनॉल वाला पेट्रोल बेच रहे हैं और बेटे एथेनॉल बनाने का की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। तो दिखता है
काफ़ी किरकिरी भी होती है, और जो यूज़र्स हैं जिनकी गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं, वो बेचारे, उनके पास सोशल मीडिया पे वीडियो डालने के अलावा कुछ बच नहीं गया है। भारत की लाखों गाड़ियों को कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया गया है, और वो कहीं न कहीं स्टेट ने डिज़ाइन्ड, आप कहिए कि डिज़ाइन्ड कबाड़ होने के लिए छोड़ा गया है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।